पड़ोसियों के मामले में हम अक्सर ज़िक्र करते हैं पाकिस्तान का, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश भी कभी पूर्वी पाकिस्तान था। भारत ने एक संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को भेजा, जी, ठीक है? तो अब अगर मिनिस्टर जाता तो क्या होता कि भारत सरकार ने भेजा, जी, है ना? ओम बिरला सरकार के प्रतिनिधि तो है नहीं, जी, है ना? ही इज़ नॉट वो मंत्रिमंडल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन जी, वो भारत के एक बहुत बड़े संवैधानिक पद, मतलब मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद अगर कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद जो है, उसमें बड़ी भूमिका और उनका भेजा जाना कि भाई भारत आपके साथ खड़ा है संवैधानिक रूप से इस लोकतांत्रिक चुनाव में। लेकिन जी, इधर भी संकट चल रहा है कि 9 फरवरी को ओम बिड़ला के खिलाफ प्रस्ताव आया, तो ओम बिड़ला को नंबर 3 के रूप में प्रोजेक्ट करना कि भाजपा के, और हम ओम बिड़ला पे भरोसा करते हैं और भारत के प्रतिनिधि के तौर पे जो विदेश जाके आए हैं, उसके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव पे क्या चर्चा करेंगे। तो एक तीर से 2-3 शिकार है इसके। लेकिन मान लीजिए मोदी की जगह रिप्लेस योगी आए या कौन आए, ये एक बड़ा सवाल है। जी, ठीक है, तो योगी आते हैं तो राजपूत की बात आएगी, ब्राह्मण कहेंगे फिर हम क्यों नहीं। तो ओम बिरला वैसे माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जैन कम्युनिटी से आते हैं, तो वो ये है कि भारत ने एक माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर चुना है। ओम बिरला जी और उनके जो अभी प्रधानमंत्री जो आए हैं तारिक रहमान सिंह, खलीदा जिया के बेटे, जब उनकी आपस में मीटिंग हुई, तो अगर आप उस मीटिंग की तस्वीरें देखें ना, तो ओम बिरला जी के पीछे भारत का झंडा नहीं रखा गया। मोदी सरकार को बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जब तक यूनिस था तो काफी खुश था, यूनिस से मिलने में, उनके लोगों से मिलने में, जमात के लीडर से बात करने में। आसिम मुनीर खुद आए थे, आईएसआई चीफ खुद आए थे। अब जब बीएनपी आ गई है और इसमें हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको भी थोड़ी दाद देनी होगी, क्योंकि जब इलेक्शन से 3-4 महीने पहले आप देखेंगे बीएनपी को लेके काफी ट्वीट्स डालने लगे उनकी। जब खलीदा जिया की तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश किया, वहां से वापस भी आया, उनको चिट्ठी भी लिख के भेजी। तो ये जो तालमेल है ना वो बैठाने लग गए थे। तो पाकिस्तान का अब क्या रोल रहेगा वो एक चीज देखनी जरूरी है। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप विदावत जी से। प्रदीप सर नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी यानी कि बांग्लादेश के बारे में। जी, तो बिल्कुल। आप जैसा सब जानते हैं बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं और उसके जो रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ लोगों को झटका भी लगा है और कुछ लोगों ने ये होते हुए पहले ही देख लिया था। तो प्रदीप जी। सर, क्यों है बांग्लादेश इतना महत्वपूर्ण और हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं, आपसे चालू करते हैं। सर, बेसिकली पड़ोसियों के मामले में हम अक्सर ज़िक्र करते हैं पाकिस्तान का, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश भी कभी पूर्वी पाकिस्तान था, है ना? तो भारत को बांग्लादेश का जन्मदाता कहा जाता है। बिल्कुल। 1971 की जंग के बाद में अब 56-55 साल होने को है और बहुत कुछ देखा है बांग्लादेश ने। कई बार बांग्लादेश में कू हुए और ये एक बड़े कू के बाद, एक प्रशासनिक शासन के बाद जो है, पहली बार एक जनतांत्रिक सरकार का गठन होना पूरे साउथ एशिया इलाके में एक बड़ा आमूलचूल जियोपॉलिटिकल बदलाव है। और हमें उसी नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि भारत के ये वो दौर चल रहा है जब पड़ोसियों से रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, जी, है ना? कि भारत किसी भी हद तक जाता था पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने के लिए। आपको राजीव गांधी का दौर याद होगा, जब लिट्टे का जब वो चल रहा था वहां पे टेररिज्म, तो राजीव गांधी ने हमारी फौज भेजी, हमने अपने पड़ोसियों के यहाँ शांति के लिए हमेशा प्रयास किए। नेपाल तो भारत से कभी अलग रहा ही नहीं, पासपोर्ट का भी इश्यू नहीं था, हम नेपाली लोगों को बिना हिचक के नौकरी देते रहे हैं, सेना में वो हमारे बड़े अंग रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ जो है, अब बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या सबसे ज्यादा, अगर किसी देश से, किसी पड़ोसी देश से सबसे ज्यादा लोग आके बस रहे हैं भारत में, तो बांग्लादेशी। तो बांग्लादेश कई मायनों में भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलिटिकल, क्योंकि मुझे जहां तक जो मेरा डेटाबेस मुझे याद है, 8वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है ये, जनसंख्या के हिसाब से 7वां या 8वां। तो इस लिहाज से भी बांग्लादेश में अब इतने बड़े देश में डेमोक्रेसी, है ना, और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, ये एक बड़ी चीज है। तो अब तो आप रिपब्लिकन डेमोक्रेसी मतलब इस मायने से कह रहे हैं कि लोग अपना
बिल्कुल। देके सरकार चुन रहे हैं। इस मामले से आप क्या कहेंगे? जी, नहीं दूसरा कई देश ऐसे हैं जहाँ मतलब ब्रिटेन है, बहुत बड़ा देश है, आप ये देखिए, जी, है ना? लेकिन वहाँ रानी का शासन है, जापान पे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो मैं इस नाते कह रहा हूँ कि रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है कि राष्ट्रपति होते हैं वहाँ। तो ये बांग्लादेश को कई मायनों में देखा जाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपसे इनपुट लूँगा कई फैक्ट और डेटा पे तो रोहन जी, क्योंकि आप असम में पले-बड़े हैं, रहे हैं, बांग्लादेश को आप करीब से बिल्कुल, जानते बिल्कुल। हैं। लेकिन ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। बड़ी घटना है रोहन, और इस पे बात करनी बनती है। प्रदीप सर, सबसे मज़ेदार घटना, और इस पे ना भारत की जो हमारी जो मीडिया है इसने तो ज़्यादा सोचा नहीं है, शायद बोला भी नहीं है, वो ये है कि बांग्लादेश अधिकतर मुसलमान देश है और ऐसे बिल्कुल, बहुत ही कम मुसलमान देश हैं इस दुनिया में जहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी बोली जा सकती है। हम अपने वेस्ट में देख लें तो पाकिस्तान है, वहाँ हम नहीं मान सकते। आप गल्फ में सेना भी देख लें तो वहाँ तो डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है। बिल्कुल, बांग्लादेश एक ऐसा देश निकल के आया है जब 1971 के बाद जहाँ डेमोक्रेसी रही है। चाहे वहाँ तनाव हुए हो, कू आया हो, उनके जो फाउंडर हैं, फादर ऑफ द नेशन मुजीब रहमान, उनको मार दिया गया हो, लेकिन फिर भी इलेक्शन और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर होता था और जी, ये उनकी सोसाइटी में पहले से है। आप अगर आप बांग्लादेश के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियंस हैं और हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिक्स होती हैं और जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत धूमधाम से वहाँ करे जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली, बांग्लादेश में ये डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके ना भावना बहुत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और एक ऐसा समय आ गया था कि शेख हसीना से परेशान हो गए थे क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की कई चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। अब जी, उसमें बिल्कुल, शेख हसीना का ये कहना है कि कोर्ट की वजह से ऐसा हुआ था क्योंकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है, सबको याद है 2024 में शेख हसीना को कैसे निकाल दिया गया था, उनको भाग के भारत आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। लेकिन उसके बाद से जब मोहम्मद यूनुस आए, उन्होंने वादा किया कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए, लेकिन अब फाइनली जब फरवरी में इलेक्शन हुआ है तो नतीजा बड़ा मज़ेदार है क्योंकि जो पार्टी जीती है वो है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब इस पार्टी का भारत के साथ बहुत पुराना संबंध है। ये पार्टी बांग्लादेश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक मानी जाती है और इनकी कोई छोटी-मोटी जीत नहीं थी प्रदीप सर। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि क्लीन स्वीप ही मान लीजिए क्योंकि 300 में से 212 सीट तो बीएनपी अकेले लेके आया और वो भी तब जब बीएनपी, और इसमें ना सर जो इमोशन या सेंटिमेंट कहें वो बीएनपी के साथ था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी जो बीएनपी को जिसने बड़ा किया ऊपर तक पहुंचाया, उस मुकाम तक पहुंचाया, खालिदा जिया नाम था उनका, खालिदा जिया, बिल्कुल, जी, और उनकी तबीयत काफ़ी समय से खराब चली थी, उनका देहांत हाल ही में ही हुआ था। उनके बेटे आए थे, तारिक जी, रहमान, जिन्होंने फिर सब सँभाला और अभी बीएनपी को ये जीत दिलाई। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ ये है सर कि जिन्होंने शेख हसीना को हटाया था, जो यूथ थी, जो स्टूडेंट्स थे, जो जमात इस्लामी पार्टी थी, जी, जी, बिल्कुल। वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए इस इलेक्शन में। तो हाँ, वो 2024 में उनका आक्रोश मैं मानता हूँ कि सही था, लेकिन आम जनता को उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। आम जनता खुश है कि चलिए शेख हसीना हट गई, लेकिन वोट बीएनपी को ही गए। जमात-ए-इस्लामी की बात करें तो 68 उनको सीट्स मिली और स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स ने एक अपनी पार्टी बनाई। आप जानते हैं? उसका नाम रखा नेशनल सिटीजन्स पार्टी। मात्र 6 सीटें आई उनकी। जी, तो उन्होंने इतना हंगामा किया, शेख हसीना को निकाला, लेकिन उसके बाद उनको कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं दी है बांग्लादेश के लोगों ने। जी, वोट बीएनपी को दिए हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आई है अब सरकार में। भारत के लिए मैं मानता हूँ ये अच्छी बात है क्योंकि जमाते इस्लामी के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे थे नहीं, ना ही उतने गहरे थे। बीएनपी के साथ ऐसा नहीं है कि पहले संबंध अच्छे होते थे, लेकिन हमें उनसे बात करने की आदत है, हम उनके लोगों को जानते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अवामी लीग को तो इसमें खड़ा ही नहीं होने दिया, जो शेख हसीना की पार्टी थी। तो अवामी लीग वाले अभी भी नाखुश हैं और मैंने एक फेयर ऑब्जर्वर के एक लेखक हैं जो अवामी लीग से जुड़े हुए हैं, निजूम माजूमदार, उनसे मैंने बात की इस बारे में, अंग्रेजी में बात की, तो उन्होंने बताया कि अवामी लीग इस इलेक्शन को लीगल नहीं मान रही है क्योंकि वो कह रहे हैं उन्हें खड़ा होने ही नहीं दिया था। आप बांग्लादेश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक को बैन कर देंगे तो इलेक्शन लीगल नहीं माना जा सकता, ये अवामी लीग का कहना है।
लेकिन प्रदीप सर, इसमें अब भारत की क्या लेन देन है, वो ये है कि जो सीट्स जीते हैं ना जमाते इस्लामी, वो सीट्स के बारे में कोई ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहे। माना कि सिर्फ लगभग उनको 70 सीटें मिली हैं, 68 जमात को, और उनके जो आसपास की पार्टीज हैं उनको 3-4 और सीट मिली है। लेकिन ये सारी सीट्स वो हैं जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे हैं, और जो बांग्लादेश और नॉर्थ बांग्लादेश में आसाम और मेघालय के बॉर्डर में। तो बांग्लादेश के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां जमात को भरपूर उनको सपोर्ट मिला है, और ये विषय भारत के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है आगे जाके, क्योंकि आपने जैसे बताया कि बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर उतनी अच्छी है नहीं, सबसे ज्यादा कोई इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं तो बांग्लादेश से ही आते हैं। तो इस इलाके में, बॉर्डर के इलाके में जमात की जीत होना, ये थोड़ा सोचने का विषय जरूर है। जी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, सीमाओं वाली बात की आपने, अप्रोक्सीमेट 4000 या 4100 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा है, हमारा, बिल्कुल। और हमारा जो कल्चर जो ज्यादा है, मतलब पाकिस्तान के साथ देखो तो मोस्टली पंजाबी कल्चर हमारा टच होता है, लेकिन बांग्लादेश का तो पूरा कल्चर भारत जैसा है। बिल्कुल। आप ये देखिए, त्रिपुरा, असम, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल, पूरा भाषा, इवन आपने कहा स्टूडेंट का जो ये आंदोलन था, तो 71 में वो क्या मांग रहे थे, वो भाषा ही तो मांग रहे थे कि बांग्ला भाषा को दर्जा दिया जाए। तो बांग्ला भारत में भी बोली जाती है, बंगाल में, बांग्लादेश में भी बोली जाती है। तो अब बड़ी चीज ये है कि एक जैसी साझा संस्कृति है, एक जैसी चीजें हैं। अब ये हो गया, लेकिन हमें अगले बिंदु पे अगर हम आते हैं तो वो ये है सर कि भारत क्या करेगा। जी, भारत जो है क्या उसका... भारत क्या करेगा तो अगला विषय होना चाहिए, भारत ने क्या किया, पहले वहां पहुंचते हैं। और इसमें आपने थिंक के लिए एक वीडियो बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, कि भारत ने क्या किया। ओम बिरला जी को बांग्लादेश भेज दिया 7 फरवरी को स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। जी जी बिल्कुल सर, सॉरी 17 फरवरी को स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। तो सर, इसमें क्या भारत ने सही किया? भारत ने ओम बिरला जी को ही क्यों भेजा? इस पे आपकी थोड़ी विशेष टिप्पणी मिल जाए। नहीं, इसमें क्या 2-3 कारण है सर। एक तो भारत ने एक संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को भेजा जी, ठीक है। तो अब अगर मिनिस्टर जाता तो क्या होता कि भारत सरकार ने भेजा जी, है ना। ओम बिरला सरकार के प्रतिनिधि तो है नहीं जी, है ना, ही इज नॉट, वो मंत्रिमंडल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भारत के एक बहुत बड़े संवैधानिक पद, मतलब मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद अगर कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद जो है उसमें बड़ी भूमिका उनका भेजा जाना कि भाई भारत आपके साथ खड़ा है संवैधानिक रूप से इस लोकतांत्रिक चुनाव में। लेकिन इधर भी संकट चल रहा है कि 9 फरवरी को ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव आया, तो ओम बिरला को नंबर 3 के रूप में प्रोजेक्ट करना कि भाजपा के, और हम ओम बिरला पे भरोसा करते हैं, और भारत के प्रतिनिधि के तौर पे जो विदेश जाके आए हैं उसके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव पे क्या चर्चा करेंगे। तो एक तीर से 2-3 शिकार है इसका एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है, और दूसरा पॉलिटिकल मैसेज है स्थानीय, कि भी 9 मार्च को या मार्च महीने की 9 या 10 तारीख को बहस होनी है ओम बिरला की, 9 मार्च को है। जी जी जी, हाँ ना। तो वो बड़ी चीज है सर कि उनका जाना जो है खास करके वो चर्चा का विषय है कि ओम बिरला वहां गए हैं। तो भाजपा में निश्चित तौर पे आप देखिए कि बहुत बड़ी लाइन थी 2014 में, नरेंद्र मोदी भी कई, राजनाथ सिंह ने जब घोषणा करके सीधे 1 नंबर पे ले आए नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच भी बहुत लोग थे, जिनमें राजनाथ सिंह थे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, इवन वो तो मोदी से भी सीनियर थे। वो सब अब नहीं है, मतलब मुख्य परिदृश्य में नहीं है। दूसरे नंबर पे अमित शाह आ जाते हैं 19 में, तो सीधे तौर पे गृह मंत्री बनते ही। अब उसके बाद अमित शाह और ओम बिरला के बीच भी एक लंबी लाइन थी, प्रकाश जावड़ेकर थे, रविशंकर प्रसाद थे, बहुत बहुत लंबी लाइन थी, इवन नितिन गडकरी। लेकिन अभी ओम बिरला नंबर 3 की पोजीशन पे है, उम्र भी उनकी इतनी अधिक नहीं है, तो फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से बीजेपी एज ए फेस उनको स्थापित करना चाह रही है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका एक ग्लोबल फेस हो। अच्छा, दूसरा एक ऐसे वर्ग, जी
ग्लोबल फेस हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर कि बांग्लादेश जाएं, उनको वहां थोड़ा एक्सपोजर मिले, फिर वहां से वो आगे बढ़े, आप ऐसा समझ के कहें? एग्जैक्टली ऐसा, क्योंकि बीजेपी इस तरह के प्रयोग करती रही है, वो नए चेहरों को आगे लाना, और खास करके मोदी और अमित शाह वाले बीजेपी जो जी जिस तरह से नितिन नवीन को लाए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन मान लीजिए मोदी की जगह रिप्लेस योगी आए या कौन आए, ये एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है, तो योगी आते हैं तो राजपूत की बात आएगी, ब्राह्मण कहेंगे फिर हम क्यों नहीं। तो ओम बिरला वैसे माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जैन कम्युनिटी से आते हैं, तो वो ये है कि भारत ने एक माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर चुना है, ये मुझे लगता है बेसिकली। और जिस तरह से, चूंकि मैं राजस्थान से ही हूं, तो यह एक बड़ी चीज है कि यहाँ पे जिस तरह से भाजपा यह प्रयोग करे, कितना सफल होगा ये अलग बात है, लेकिन प्रयोग करने में भाजपा कई तरह के एंगल इस्तेमाल करती है। जी। अच्छा, और इसमें सर मैं दर्शकों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद हम और ओम बिरला जी पे थोड़ी चर्चा करें कि भारत की जो एमई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसका जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि अगर स्वेरिंग, किसी और देश ने भारत को स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए बुलाया है, तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री नहीं जा सके तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ईएएम, यानी कि जयशंकर जी इस केस में। अगर वो भी नहीं हो अवेलेबल तो तीसरे नंबर पे आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अगर प्रोटोकॉल देखा जाए जो हमारे एमईए का है, तो उसमें सरकार ने प्रोटोकॉल फॉलो किया है, क्योंकि मोदी जी और जयशंकर जी दोनों फ्रांस के बायलैटरल मीटिंग में बिजी थे। तो उस हिसाब से तीसरे नंबर पे जो प्रोटोकॉल है स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, उसमें ओम बिरला जी ही आते हैं। जी बिल्कुल, ये भी कारण है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है रोहन जी कि बड़ी वजह आप जानते ही हैं, शेख हसीना का प्रत्यर्पण। तो जैसे मैंने कहा, सरकार का कोई व्यक्ति जाता, प्राइम मिनिस्टर खुद चले जाते और नए प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कर लेते कि शेख हसीना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जी, तो भारत के सामने प्राइम मिनिस्टर जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी वहां ऑलरेडी बायलैटरल चल रही है ना फ्रांस के साथ, एग्जैक्टली, तो वो छोड़ के नहीं तो जाते। सरकार का कोई भी मंत्री जाता, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे जयशंकर खुद चले जाते, वो सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है ना, फिर प्रोटोकॉल तोड़ना हो जाता फिर वो, जी क्योंकि जी फिर सरकार का कोई, क्योंकि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनको तो हम पार्लियामेंट के मानते हैं ना, तो किसी एक पार्टी का नहीं मानते। Exactly, तो भारत के तो रिप्रेजेंटेटिव यही मैसेज, पहला मैसेज मैंने यही कहा कि भारत ये मैसेज देना चाहता है कि भारत यानी कि आपके साथ है, न कि केवल सरकार, है ना, केवल सरकार ने नहीं चुना है, भारत ने चुना है। दूसरे मैंने वजह पॉलिटिकल बता दी, जिसमें एक कयास भी है वेरी क्लियरली, और तीसरी जो वजह है वो भी मैंने आपको बता दी कि ये भी एक वजह है कि ओम बिरला अगर जाते हैं तो उनके ऊपर कोई सवाल उनसे नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना के बारे में आप क्या सोच रहे हो। भाई पार्लियामेंट का अध्यक्ष तो करेगा नहीं डिसाइड, लेकिन ये सवाल विदेश मंत्री से हो सकता था, ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से हो सकता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी, इसमें 3-4 एंगल एक साथ शामिल हुए हैं, क्योंकि बड़ा इशू अभी हमारे संबंध जो है वो तनावपूर्ण है। नए जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि भाई क्या कर रहे हो आप, शेख हसीना को भेजिए आप बांग्लादेश, उनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं, उनके खिलाफ और भी चीजें हैं। तो ये एक बड़ी वजह है रोहन जी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तो हमारे भारत की तरफ से हो गया, बांग्लादेश ने ओम बिरला जी को कैसे समझा है वो भी मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं। जी जी प्लीज। ओम बिरला जी और उनके जो अभी प्रधानमंत्री जो आए हैं तारिक रहमान खलीदा जिया के बेटे, जब उनकी आपस में मीटिंग हुई, तो अगर आप उस मीटिंग की तस्वीरें देखें ना, तो ओम बिरला जी के पीछे भारत का झंडा नहीं रखा गया। तो ये बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब, वरना अगर आप देखें कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है तो दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पीछे उनके अपने देशों का झंडा रखा जाता है। जी तो इस तस्वीर में आप देखेंगे कि तारिक रहमान के पीछे बांग्लादेश का झंडा है, ओम बिरला के पीछे भारत का झंडा नहीं है। तो बांग्लादेश की तरफ से भी ये एक वो है, तनाव है कि आपने जिसको भेजा है, हम शायद उनसे पूरी तरह सहमत नहीं है। आप जयशंकर जी को भेज सकते थे, क्योंकि मतलब अगर वहां प्रधानमंत्री बिजी हैं तो आप थोड़े समय के लिए जयशंकर जी को भी भेज सकते थे। तो बांग्लादेश की जो बातें हैं, जो मीडिया है, जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि आप थोड़ा हमको भी और थोड़ा आदर देते तो हम भी आपको थोड़ा आदर दे सकते थे। जी, कई सारे बिंदु मोहन जी लागू होते, जैसे माइनॉरिटी की वहां सिक्योरिटी का इश्यू है जी। ऐसे में माइनॉरिटी बैकग्राउंड से किसी व्यक्ति को भेजना,
दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि साहब हम भारत पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी आई है वहां पे, और उसका हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट के चीफ को भेज रहे हैं, है ना। बिल्कुल और उसके आधार पे कि साहब हम पड़ोसियों को पहला जो है रखते हैं, पड़ोसी प्रथम जो है। और साथ ही ओम बिरला ने जिस तरह से एक लेटर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर को, और कहा है सपरिवार आप भारत रहिए। अब वो कब आएंगे, रिश्ते कब सुधरेंगे, हो सकते हैं कि सरकार जो है वो कहे, ये अड़ा दे कि साहब आप शेख हसीना को भेजिए, उसके बाद हम तय करेंगे। तो भारत शेख हसीना को मुझे लगता नहीं भेजेगा, क्योंकि भारत ने चीन से युद्ध करना स्वीकार किया, लेकिन दलाई लामा को नहीं भेजा। बिल्कुल। तो ये भारत की रही है शरणागत वत्सलता वाली बात है। देखो कितना रह पाता है, वक्त बदल चुका है, जज्बात भी बदले हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल, और ये बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा जो व्यवहार देखने को मिल रहा है, ये मोहम्मद यूनुस के बाद से काफी अधिकतर होते हुए दिख रहा है। वो मोहम्मद यूनुस ने खुद इतनी किताबें दी हैं, लोगों को गिफ्ट दिए हैं, जिसमें जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। और अब मजाक की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस तो कतार एयरवेज की फ्लाइट लेके निकल लिए हैं बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश के लोग अभी भी भारत से नाखुश हैं। तो ये अभी तो मेरे को लगता है शुरुआत है, और मोदी सरकार को बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमने। और मेरे हिसाब से बांग्लादेश को भी कहीं बीच में आके मिलना पड़ेगा, क्योंकि उनमें भी उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ सही ढंग से किया है। जिस तरह उन्होंने शेख हसीना को निकाला, वो इलेक्शन में भी निकाल सकते थे, लेकिन वहाँ हालात थोड़े ज्यादा ही बिगड़ गए। जी, तो मजेदार तो है प्रदीप सर, अगर देखा जाए तो अभी भारत बड़ी अजीब उसकी जो है ना रिश्ते हो गए हैं बांग्लादेश के साथ, ऐसे कभी रहे नहीं, हमने कभी देखे नहीं है ऐसे बांग्लादेश के साथ। जी, और हम तो बांग्लादेश को अपने भाई बंधु समान ही मानते हैं। ये तनाव कब से बढ़ने लगा है, इस पे जरूर कई लोग इस पे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, खुरेदेंगे कि ये कब से बढ़ने लगा। लेकिन 2-3 बिंदु मैं आपसे क्लियर चाहूंगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड सेना से रहा है सर, फैमिली बैकग्राउंड आपका। तो क्या भूमिका है बांग्लादेश की सेना की इस चुनाव में और अब सरकार के संचालन में, क्योंकि बांग्लादेश में सेना जो है वो पाकिस्तान के एंगल पे, और साथ ही वहां पे जो कट्टरपंथी जो जिनकी अपन ने बात की, तारीख इस्लामी की, बिल्कुल, सॉरी जमात इस्लामी। जी। तो मैं इसका क्या प्रभाव रहेगा, और सेना की साइलेंट भूमिका मुझे नजर आती है। और एक चीज और है कि भारत के साथ उसको प्रैक्टिकल कूटनीति पे फोकस करना पड़ेगा बांग्लादेश को, और चीन और अमेरिका जो है उनके बीच कैसे संतुलन साधेगा, क्योंकि यूनिस तो अमेरिका के हाथों में थे। बिल्कुल। तो ये बड़ी मजेदार बात है सर, क्योंकि जो बांग्लादेश की सेना है ना, वो असल में काफी मैच्योर है सेना वहाँ की, और वो काफी प्रसन्न है इस बात से कि इलेक्शन ढंग से हो पाए। इलेक्शन में आप देखेंगे कहीं बम नहीं फोड़े गए, कोई बिल्डिंग नहीं जलाई गई, सब कुछ सेफली हुआ। मतलब लोग चाहते थे कि लोकतंत्र वापस आए, इलेक्शन हो, और इसमें सेना का काफी रोल रहा। उन्होंने काफी लोगों को बताया कि आप प्लीज इलेक्शन में आइए, आप प्लीज वोट कीजिए। तो और सेना खुश है कि एक प्रॉपर सरकार चुनी गई है, और बीएनपी आई है। बीएनपी के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं, बीएनपी का राज वो पहले भी देख चुके हैं। तो सेना को अब वो थोड़ी सांस ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था बांग्लादेश संभालना, क्योंकि बात पे दंगे हो रहे थे, बात पे हिंदुओं को भी मारा जा रहा था, बात पे क्रिश्चियंस को भी मारा जा रहा था जी। और जो रेडिकल इस्लाम था वो जमात के इन्फ्लुएंस की वजह से बढ़ रहा था। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जमात के जो मंत्री तो नहीं बोल सकते, जमात के जो लीडर्स हैं वो काफी भड़काने में आ गए थे। तो अभी जो बांग्लादेश की सेना है वो खुश है, क्योंकि यहाँ से स्थिरता दिख रही है बांग्लादेश में उनको, और उनके लिए यहाँ से फिर काम करना आसान हो जाएगा। जी। आप जानते ही हैं बांग्लादेश की जो सेना है वो भारत की सेना से काफी मिली जुली है। हम काफी आपस में ट्रेनिंग करते हैं, उनके कई ऑफिसर्स भारत में आके ट्रेनिंग करके जाते हैं, उनके अधिकतर हथियार हम ही ने दिए होते हैं। और बिल्कुल, और उनके आर्मी चीफ और हमारे आर्मी चीफ के संबंध बड़े अच्छे हैं, और मतलब उनके लिए ये अच्छी बात है। सेना तो सांस ले रही है कि चलो इलेक्शन ढंग से हो गए, कोई मारामारी नहीं हुई, कोई लूटपाट नहीं हुई, और एक नई सरकार आई है। तो एक उनके लिए ना एक आप ऐसा समझ लीजिए एक नया ब्लैक बोर्ड मिल गया है, फिर से वो यहाँ से कहानी अब चालू कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें अमेरिका और चीन की। तो देखिए, अमेरिका और चीन का जो कंपटीशन है वो तो बांग्लादेश में चलेगा, क्योंकि अमेरिका को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड,
अब वो आइलैंड शेख हसीना दे नहीं रही थी। वो आइलैंड अमेरिका को इसलिए चाहिए क्योंकि अमेरिका कहता है कि हम यहाँ से अगर चीन बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए हमको हमारी यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि भारत कभी अमेरिका को यहाँ जहाज लाके रखने नहीं देगा। तो उनको लगा बांग्लादेश से बात करते हैं, पाकिस्तान से बात करते हैं। तो अमेरिका और चीन का गेम बांग्लादेश में चलने ही वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे मजा आएगा देखने में सिर्फ कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जब तक यूनिस था तो काफी खुश था यूनिस से मिलने में, उनके लोगों से मिलने में, जमात के लीडर से बात करने में। आसिम मुनीर खुद आए थे, ISI चीफ खुद आए थे। अब जब BNP आ गई है और इसमें हमारे जो डिप्लोमेसी है उसको भी थोड़ी दाद देनी होगी, क्योंकि जब इलेक्शन से 3-4 महीने पहले आप देखेंगे BNP को लेके काफी ट्वीट्स डालने लगे उनकी। जब खलीदा जिया की तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश किया, वहां से वापस भी आया, उनको चिट्ठी भी लिख के भेजी। तो ये जो तालमेल है ना वो बैठाने लग गए थे। तो पाकिस्तान का अब क्या रोल रहेगा वो एक चीज देखने जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ मैं आपको एक बार रोकूंगा सर। मुझे अतुल सर ने बताया था, हमारे जो चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि US में यानी वॉशिंगटन DC में जब बांग्लादेश ने अपना सेना दिवस मनाया तो भारत को इनवाइट नहीं किया उस वक्त, और पाकिस्तान के अफसर थे, ISI के लोग थे वहां, और सर भी वहां गए थे। तो ये था कि रिश्तों का चरम कैसा था, और अब जो है आई थिंक भारत कोशिश कर रहा है कि चीजें मेल्ट हो। बिल्कुल, ठीक है। और ये स्टूडेंट वाला आपने जैसा बताया कि स्टूडेंट्स ने, भाई स्टूडेंट मांग क्या रहे थे, प्रेस की आजादी मांग रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें मांग रहे थे। उनका इलेक्शन उनकी डिमांड नहीं थी, जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं, इलेक्शन भी उनकी डिमांड नहीं थी जी। वो इलेक्शन भी चाह रहे थे, प्रेस भी चाह रहे थे, वही प्रेस की फ्रीडम चाह रहे थे जिस प्रेस को उन्होंने जला दिया, डेली पोस्ट को ही जला दिया। तो स्टूडेंट्स ने जो मांगे कि उन्हें मिल तो गया आंदोलन तो कर मतलब 6 सीट आना मतलब एक आश्चर्यजनक लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो राह भटक गए थे, जिसमें एक तो उन्होंने काडर खड़ा नहीं किया, कोई पॉलिटिकल काडर था ही नहीं उनका। दूसरा विचार जो है, जैसे वो मांग कुछ रहे थे, फिर जमात इस्लामी के 11 वाला वो जो मंडल था उसका हिस्सा बन गए वो लोग। तो कुल मिला के चुनाव में वो यूज हो गए, युवा अफसर। बस सर बिल्कुल आपने सही बोला, यूज हो गए वो चुनावों में ना। और मेरे को ऐसा नहीं, मतलब जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स थे ना वो कुछ बुरा नहीं मांग रहे थे। उनकी गलती ये कि उन्होंने जमात के साथ हाथ मिला लिया, और जमात पूरा बांग्लादेश नहीं पसंद करता है। हाँ, लेकिन वो बच्चों के हाथ मिलाने से क्या हुआ सर कि जमात को वोट मिल गए 30-35%, 30 या 32% वोट मिले शायद, है ना। तो उल्टा जमात ने स्टूडेंट्स को यूज किया अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। अब जमात वो क्लास ही बोलते हैं, तो स्टूडेंट उस क्लास में ऐसी में बैठ गए जहाँ वो खुद तो फेल हो गए, उसके मास्टर पास हो गए। बिल्कुल तो स्टूडेंट्स तो बेचारे शेप ही रह गए, जमात को तो 10 गुना ज्यादा सीटें मिल गई उनसे। क्लास पास हो गई, उल्टा हो गया वरना तो स्कूल पास हो गए और बच्चे फेल हो गए। बिल्कुल। तो ये तो काफी मजेदार रहा है, लेकिन मैच अच्छा हुआ कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा झटका लगेगा। वो वापस कोशिश करेंगे कि या तो BNP के साथ वापस आए, या तो एक नई पार्टी, एक नया दौर बांग्लादेश के लिए लाने के लिए वो आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने भी देख लिया कि जमात की तरफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमको वापस उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, जमात सब कुछ ले गया उनसे जी। नहीं सर, ये इलेक्शन जो है ना, इसको एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस में देखूं तो एक बड़ी चीज है कि एक महत्वपूर्ण बड़ी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को आपने चुनाव नहीं लड़ने दिया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बावजूद बड़े पैमाने पे वोट पड़े हैं, और उसके बावजूद कट्टरवाद के खिलाफ 50% बांग्लादेशियों ने वोट किए हैं। बिल्कुल, है ना। मतलब अगर BNP को मिले हैं तो वो जमात इस्लामी के खिलाफ है कि साहब कट्टरता नहीं चाहिए। स्टूडेंट हालांकि उस और मुड़ गए, लेकिन ये एक बड़ा फिगर है जो ये है कि अभी भी बांग्लादेशियों में भारतीयता बची हुई, जो ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं अपन, मानवता, वो बची हुई। बिल्कुल सर, बांग्लादेश के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, और वो मतलब बड़े अनोखे हैं, और उनको पॉलिटिक्स में बड़ा मजा आता है, वो उनको आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर, इन सब में बड़ा मजा आता है। तो मतलब मीडिया की, यहाँ भारत की जो मीडिया है उनकी भी बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि उन्होंने सीधा क्या है कि ऐसा दिखाना चाहिए कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन ही बन गया है जब से शेख हसीना आई है। ये भी सही बात नहीं है। कोशिश ही नहीं की है बांग्लादेश को समझने की, वहाँ के दुख दर्द को समझने की, सिर्फ ऊपर की खबरें छापी हैं। तो अब ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया ना सर, इसको जब सही में परखेंगे तब समझ आएगा कि क्या हुआ है एक्चुअल में बांग्लादेश में।
हाँ, तो भारत की बड़ी भूमिका रही है और अब कंक्लूड करते हैं अपन इसी बात पे कि हम अपने रिश्ते पड़ोसियों से तो सुधारने पड़ेंगे। कि पड़ोसियों जी, से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उन प्लॉट्स की कीमत भी अच्छी नहीं रहती बेसिकली मकानों की भी बिल्कुल, कीमत गिर जाती है, तो ये तो देश है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और बांग्लादेश मैं बता रहा हूँ मुझे जहाँ तक याद है कि जब 71 में ये देश बनता है, अस्तित्व में आता है, उसके बाद मेरे ऑफिस के सामने ही मूर्ति लगी हुई है सगत सिंह की, वो वहाँ के पहले प्रशासक रहे थे। जी, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और हमारे जोधपुर के लक्ष्मीमल सिंह भी हुआ करते थे जिन्होंने ड्राफ्ट लिखा बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का। उनके जी, बेटे अभिषेक मनु सिंह भी अभी कांग्रेस में हैं और प्रभावशाली वकील हैं। तो हमारी जी, जड़ें बहुत गहरी रही हैं। अब इस पे बिल्कुल, जो बिल्कुल। पत्तियां झड़ रही हैं तो इसके लिए हमें खाद डालने की जरूरत है कुछ रिश्तों को मजबूत करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, और मेरे को लगता है ये सबसे बढ़िया मौका हुआ। ये जो इलेक्शन आए हैं, जो बीएनपी जीती है, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ से अब हम वापस हमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते और संबंध वापस बेहतर बनाएं और ये सही मौका है। जी, जी। बांग्लादेश के इलेक्शन से हमको स्टार्ट करके बाकियों के साथ वापस हमारी जो दोस्ती है करनी चाहिए। निश्चित तौर पे। चलिए, प्रदीप सर बड़ा मजा आया आपसे बात करके बांग्लादेश के बारे थैंक यू में। रोहन जी। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।